मोस्ट लोग जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो पहला सवाल होता है कि स्टार्ट कैसे करें। लेकिन सच बोलो तो ये गलत सवाल है। सही सवाल ये नहीं है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। सही सवाल ये है कि क्या आप पहले सीरियस प्रॉब्लम हैंडल कर पाएंगे या नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि लोग को शिपिंग नहीं आती, इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और फ्रीज हो जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ स्टेप के बारे में नहीं है। ये वीडियो ये समझाने के लिए है कि जब कोई ट्रेड शुरू होता है तो सबसे पहले क्या बिगड़ता है, और आप पूरा वीडियो अगर देख लेते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा या तो ये बिजनेस आपके लिए है या फिर आप समझ जाएंगे कि क्यों ये आपके लिए नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का मतलब सस्ता माल खरीदना, महंगा बेचना ये नहीं होता। अगर आपको लगता है कि बस सप्लायर ढूंढना और बायर ढूंढना ही काम है तो ये आप गलत जगह फोकस कर रहे हो। रियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का मतलब होता है कि रिस्क मैनेज करना। अलग अलग कंट्री के टाइम जोन, अलग अलग कंट्रीज के रूल्स, कस्टमर, बैंक, इंस्पेक्शन, डिले, ये सभी चीज को एक साथ मैनेज करना होता है। आप सिर्फ प्रोडक्ट को मूव नहीं कर रहे होते, आप बायर्स और सप्लायर के बीच का रिस्क अपने ऊपर ले रहे हो। एक इम्पोर्टेंट बात समझो, ज्यादातर केस में प्रोडक्ट खराब नहीं होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि डॉक्यूमेंट गलत होना, शिपिंग डिले हो जाना, क्वालिटी हर बार सेम ना मिलना। आपका काम ये होता है कि जब ये प्रॉब्लम्स आए तब आपका सिस्टम हैंडल कर पाए। इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एक ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं है, ये एक रिलायबल बिजनेस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस 3 लेयर पर खड़ा होता है। अगर इसमें से एक भी वीक है तो आपका बिजनेस गिर जाएगा। लेयर नंबर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी ये सवाल मत पूछना कि कितना पैसा चाहिए इसमें। ये सवाल पूछो कि अगर पेमेंट लेट आया तो आप कितने दिन तक इसमें सर्वाइव कर पाए। नॉर्मली बायर 30 से 90 दिन के बाद पेमेंट कर, सप्लायर आपसे एडवांस पेमेंट मांगेगा या तो जल्दी पेमेंट मांगेगा। इस बीच का आपको जो गैप है इसको मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप 2 महीने का कैश कलेक्शन हैंडल नहीं कर सकते तो आप इसमें स्केल नहीं कर पाएंगे। लेयर नंबर 2, कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ पेपर वर्क नहीं होता है, ये आपका लीगल प्रोटेक्टर होता है। एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग हुआ आपका शिपमेंट कस्टम में रुक जाएगा। एचएसएन कोड का मतलब होता है प्रोडक्ट का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन नंबर। गलत एचएसएन कोड डालने पर इंस्पेक्शन या पेनल्टी में आप फंस सकते हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन मेमोरी पे नहीं चलनी चाहिए, सिस्टम के अनुसार डॉक्यूमेंट रेडी करो। लेयर नंबर, सप्लायर कंसिस्टेंसी। ज्यादातर बिगिनर इस चीज को अवॉइड करते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट में। हर बार सेम क्वालिटी लाना सबसे मुश्किल काम होता है। बायर ये नहीं सुनेगा कि आपके फार्मर्स का क्रॉप खराब हो गया या बारिश हो गई या आपके फार्मर ने आपको सप्लाई नहीं किया टाइम से। बायर सिर्फ ये नहीं देखेगा कि उसके पोर्ट के ऊपर माल आया या नहीं आया। अब सच बोलते हैं, लोग इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि उससे नॉलेज नहीं है। नॉलेज सीखे जा सकती है, कॉन्टेक्स्ट मिल जाते हैं, कैपिटल भी मैनेज हो जाती है। रियल प्रॉब्लम ये होती है कि अनसर्टिनिटी हैंडल नहीं, पेमेंट बिना रीजन के लेट हो जाता है, कस्टम डिले का कोई एग्जैक्ट रीजन आपको नहीं मिलता है, बायर सडनली रिप्लाई करना बंद कर देता है। अगर ये चीजें आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती है तो आप तो ये बिजनेस मुश्किल हो जाता, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता, नो रिप्लाई के बाद भी फॉलो अप करना, हर स्टेप लिखना और रिकॉर्ड रखना, अच्छे दिखने वाले डील्स को रिजेक्ट करना क्योंकि रिस्क ज़्यादा है उसमें। ये बोरिंग लगता है लेकिन यही सर्वाइवल होता है। मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है, आपको ऐसी प्रॉब्लम हैंडल करनी पड़ती है जो आपकी गलती नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आपकी है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग 6 से 12 महीने के अंदर क्विट कर देते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल एग्जीक्यूशन की। बिगिनर सेफ ऑपरेशन फ्रेमवर्क। स्टेप नंबर 1, सिर्फ एक प्रोडक्ट कैटेगरी को चूज करो, जो मिलेगा वो एक्सपोर्ट कर दूंगा। ये बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं। एक कैटेगरी लो जिसमें आप ग्राउंड लेवल से समझते हो। हमने एग्रीकल्चर को चूज क्योंकि सोर्सिंग और क्वालिटी हम समझते हैं। फोकस पहले, एक्सपेंशन बाद में। स्टेप नंबर 2, कंप्लायंस पहले बनाओ। आईईसी रजिस्टर करो, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपेडा, एफएसएसआई जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार करो। एचएसएन कोड, अपना प्रोडक्ट क्या एग्जैक्ट समझो। बीजीएफटी के रूल्स चेक करो। डील बाद में आएंगी,
कंप्लायंस पहले रेडी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, सप्लायर टेस्ट करो। एक सप्लायर पर डिपेंड मत रहो, बहुत ज्यादा सप्लायर पे मत रखो। 3 से 5 सप्लायर बेस्ट रहते हैं। पहले स्मॉल ऑर्डर, फिर बल्क ऑर्डर और रिपीटेडली अपने सप्लायर से प्रोडक्ट। स्टेप नंबर 4, बायर कंफर्म होने के बाद प्रोडक्शन तभी स्टार्ट करो जब पेमेंट टर्म्स क्लियर हो। एलसी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी। सिंपल फ्री होते हैं, प्रोडक्शन चार्जेस कॉस्टली होती है। सब चीजें लिखित में लो, पैकेजिंग, लेबलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब। स्टेप नंबर 5, लॉजिस्टिक सिस्टम को समझो। फ्राइट फॉरवर्डर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होते हैं, वो आपका रिस्क समझते हैं। इनको टर्म्स का मतलब होता है डिलीवरी और रिस्क एग्रीमेंट, FOB, CIF, DAP। इसमें से कौन सा रिस्क आपका है ये समझो। सिर्फ शिपमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट्स पे ट्रैक करो। स्टेप नंबर 6, एक डील स्मूथ होगी आपकी, एक डील में प्रॉब्लम वाली होगी, तीसरी डील आपको सिखा देगी कि आप क्या मिस कर रहे हो। अगर तीनों सर्वाइव कर ली तो आप गेम में है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये रिवॉर्ड नहीं करता जल्दी, चीप प्राइसिंग, ओवर हसल। ये रिवॉर्ड करता है रिलायबिलिटी, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन एंड लॉन्ग टर्म सप्लाई। बायर फास्ट एक्सपोर्टर नहीं चाहते, बायर सेफ एक्सपोर्टर चाहते हैं। मोस्ट लोग पहले नीड पर फोकस करते हैं, बट पहले प्रॉब्लम सर्वाइव करने पर फोकस करना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना इजी है, इसमें टिकना मुश्किल। ज्यादातर लोग पहले सीरियस प्रोडक्ट आने के बाद क्विट कर देते हैं, लेकिन नहीं करते, उन्हें मार्केट याद रखती। अगर आप इजी पैसा चाहते हैं तो ये बिजनेस नहीं, लेकिन आप प्रेशर में सिस्टम फॉलो कर सकते हैं तो सिर्फ आप क्विट ना करके 90% लोगों से आगे। ग्लोबल ट्रेड का मिडिल लेयर चेंज हो रहा है, जो समझेगा वही बचेगा। मेरा कहना था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पार्टनर।